नमस्कार। सुमेश गितौड़ी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैंने अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लगभग 150 से अधिक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास के जो प्रश्न अब तक आए हैं उनका एक पैटर्न देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में और वो कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये एक वीडियो लेक्चर आपका मार्गदर्शन के लिए है। कम से कम आपको इससे एक परीक्षा का एक पैटर्न पता चलेगा कि हिस्ट्री से प्रश्न कहां से आ रहे हैं और आपकी तैयारी की इसके अनुरूप किस प्रकार की होनी चाहिए। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैंने पहला पार्ट भी बनाया था, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, जो अब तक परीक्षा में पूछा गया है, उसका कुछ प्रश्नों को हमने लिया है। इसमें हड़प्पा काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा कालीन धातु कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा काल में जो धातु कौन कौन सी धातु पाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है। तो वहां पर है तांबा, स्वर्ण, चांदी, ये सब मिलता था, लेकिन लोहा हड़प्पा काल में नहीं मिला था। इसको आप याद रखेंगे, लोहा हड़प्पा काल में नहीं प्राप्त होती। ये प्रश्न आया हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको हड़प्पा काल से संबंधित बातें जो है कि कौन कौन सी धातु प्रचलन में थी हड़प्पा काल में, उसको आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद है दूसरा है सिंधु सभ्यता के पशु अवशेष। सिंधु सभ्यता में जो पशु वो कौन कौन से पाए जाते थे, कौन कौन से पशु प्राप्त मिलते थे? तो उसमें है आपका शेर, गाय, हाथी। ये जो पशु है वो प्राप्त होते थे, सिंधु सभ्यता के समय विद्यमान थे, लेकिन उस समय घोड़े का अवशेष कहीं नहीं मिला है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। घोड़ा में विवाद की स्थिति है। सूर्यकोटड़ नामक स्थल पर घोड़ा का अवशेष बताया गया है, लेकिन जो यूपीएससी है वो उस अवशेष को नहीं मानता। तो ये परीक्षा में जब ऑप्शन आता है उसके आधार पर आपको इसमें डिसीजन लेना है। उसके बाद है तो सिंधु सभ्यता भी आपको पूरा पढ़ना है। तो मैंने सिंधु सभ्यता के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, उसको आप जरूर देखें। उसके बाद है एक प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज प्रश्न आया था कि प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक गोविंद रानडे जी थे। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक, उसको आपको याद करना है। इसके बाद है अगला गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, निर्माण कहाँ प्राप्त मिला उनको, उस स्थल का नाम बताना है। तो है कुशीनारा। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में है, वहां पर उनको निर्माण की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध के ऊपर पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। जन्म, उनका जन्म से गृह त्याग, फिर ज्ञान की प्राप्ति, फिर निर्वाण, उपदेश कहाँ दिए, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका सर्रे अकबर। सर्रे अकबर किसने लिखी है? ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो ये मुगल काल से संबंधित है। मुगल काल की जितने साहित्य हैं और उसके लेखक कौन कौन से, इसको आपको देखना है। इसके बाद है आपका राजधानी परिवर्तन। 1911 में हुआ था राजधानी परिवर्तन, कलकत्ता से दिल्ली किया गया। याद रखेंगे 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री में। उसके बाद मगध साम्राज्य की राजधानी। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य भी एक बहुत बड़े चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। मगध राजवंश करके मैंने बनाया हुआ है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी में गिरिव्रत, राजगिरी, पाटलिपुत्र, ये उनकी राजधानियां थी। प्रश्न में आया था कि कौशाम्बी उसकी राजधानी नहीं है। ये सब कूट से संबंधित प्रश्न है या संबंध जोड़ वाले टाइप के प्रश्न आए थे इसमें। तो ये भी इस प्रकार का राजधानी से मगध साम्राज्य की राजधानी, उनके प्रमुख शासक, उनके प्रमुख युद्ध की नीतियां कौन कौन सी थी, ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको आप मगध साम्राज्य का जो मगध राजवंश है उसका वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें। इसके बाद है अशोककालीन अभिलेख। अब यहाँ मौर्य साम्राज्य का प्रश्न भी आ गया है। मौर्य साम्राज्य संबंधित अशोक से संबंधित आया है, अशोक के अभिलेख।
कौन कौन से थे। हम जानते हैं कि अशोक के 14 अभिलेख हैं, तो उन 14 अभिलेख और उसके विषय वस्तु क्या है, इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो 14 अभिलेख बिल्कुल याद होना चाहिए आपका, और उसका डिटेल क्या क्या है, इसको भी आपको, विषय वस्तु क्या है, इसको भी याद रखना है। तो अशोककालीन अभिलेख में स्थल देखते हैं, तो इसके अभिलेख में इनकी लिपियां को पूछा गया है। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और अरेमाइक लिपि, ये 3 लिपि बताया गया है। खरोष्ठी लिपि ये शाहबाजगढ़ी में प्राप्त हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसके अंतर्गत आपको समस्त लिपि को पढ़ना पड़ेगा, खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरेमाइक। तो इस प्रकार अशोककालीन अभिलेख और उनके स्थल और उनकी लिपियां, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा आपको मौर्य साम्राज्य में अशोक को। उसके बाद है मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी, ये आया था प्रमुख राजवंश, उसकी राजधानी, इसको आपको देखना पड़ेगा भारतीय प्राचीन राजवंश में। ये राजधानी थी कन्नौज। उसके बाद आया है शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे। तो सूफी सिलसिला में आपको सुहरावर्दी, नक्शबंदी, ये जो है उसको आपको याद करना पड़ेगा, जितने सूफी सिलसिलाएं हैं और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं, उसके प्रमुख संत कौन कौन से थे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये शेख अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी सूफी सिलसिला से संबंध रखते हैं। इसके बाद है शिव भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है उससे प्रश्न आया हुआ था कि भारत में शिव के जो ज्योतिर्लिंग है वो किन किन स्थानों पर हैं। तो ये 12 स्थान पर है, याद रखेंगे, और 12 स्थानों का नाम आपको याद रखना है कि वो स्थान का नाम क्या है और किस राज्य में वो स्थित है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग को आपको बिल्कुल रखना है। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी परीक्षा पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इसी विश्वविद्यालय में पुराना विश्वविद्यालय भी ले लेते हैं हम, नालंदा हो गया चाहे तक्षशिला हो गया, ये आपका उसका स्थापना किसने किया था, उस शासक कौन थे, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट, इसको जो प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यह प्रश्न आया हुआ था। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में था, अमीर खुसरो से संबंधित कूट में दिया था प्रश्न, कवि, संगीतकार, इतिहासकार, ये तीनों दिया था, और अंत में दिया था ये सभी। तो ये सभी थे, अमीर खुसरो कवि भी थे, संगीतकार भी थे और इतिहासकार भी थे, और साथ ही साथ तबला वादक भी थे वो अमीर खुसरो। अब यहां से आपको पढ़ना क्या है, तो अमीर खुसरो एक दे दिया, लेकिन मुगल बादशाह में जो नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न, उसमें से एक थे अमीर खुसरो। तो उनके नवरत्नों को भी आपको देखना है, अकबर के नवरत्न और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से प्रहार उनके पास था, कौन कौन सा क्षेत्र वो देखते थे, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को भी देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये अकबर के नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमीर खुसरो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका यूरोपीय यात्री, जो ब्रिटिश काल में यूरोपीय यात्री कौन कौन से आए थे, है ना, उसको देखना है। ब्रिटिश काल में या मुगल काल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे, इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन मुगल या मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में जो भी यूरोपीय यात्री यहाँ आए थे, उन सबका ब्यौरा आपको बताना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था, यूरोपीय यात्री औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था, तो वो थे पीटर मंडी। पीटर मंडी ये औरंगजेब के काल में आया था। इसी प्रकार आपको देखना है कि टॉमस रो यूरोपीय यात्री या जहांगीर के काल में आया था, विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के काल में आया था। इसी प्रकार और बहुत सारे यूरोपीय यात्री हैं, उनके शासक किस शासन काल में वो यहाँ आए थे और किस देश के वो निवासी थे, इसको आपको याद करना है। इसके बाद है दीन ए इलाही। दीन इलाही जो वर्ष है वो किसने चलाया, किस वर्ष प्रारंभ हुआ दीन इलाही धर्म। हम जानते हैं कि दीन इलाही धर्म सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था, और इसका जो समय था वो 1582 था। 1582 में इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही धर्म 1582 की स्थापना और अकबर के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक आधुनिक में देखते हैं, तो 20 अगस्त 1917 का जो सुधार है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो 20 अगस्त 1917 का सुधार है या मोंटेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मोंटेग्यू घोषणा पत्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये संवैधानिक विकास का एक पार्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो प्रारंभ होता है, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम था, वहां तक का जितने भी आपके सुधार हुए हैं संवैधानिक विकास में है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। किसी बार क्रिप्स मिशन दे दिया है, कभी कैबिनेट मिशन दे दिया है, और कभी मामले में सुधार दे दिया गया है, कभी भारत शासन अधिनियम दिया गया है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा।
इसके बाद है भारत में प्रथम रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी, ये भी पूछा गया था। पहला रेल यात्रा आरंभ करने वाला कंपनी, हम जानते हैं कि डलहौजी के काल में पहला रेलगाड़ी चला था, लेकिन रेल यात्रा प्रारंभ करने वाला था वो कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये भी परीक्षा पूछा गया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसके बाद है सरदार की उपाधि किसको मिली हुई थी और किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के द्वारा दी गई थी, और ये उस समय की घटना है जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, और किसान एक बड़ा किसान आंदोलन था, वहीं पर इनको गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। तो ये उपाधि जितने भी हमारे जो नेता हैं या क्रांतिकारी हैं, उनको जो जो उपाधि मिली हुई है उनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद है बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम। अब गौतम बुद्ध के बारे में अब जीवन का घटनाक्रम आ गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जन्म कमल उसका प्रतीक है, गृह त्याग घोड़ा है उसका प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये प्रतीक चिन्ह, निर्वाण में उनका पद चिन्ह है। तो इस प्रकार ये बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है गौतम बुद्ध के ऊपर, उसमें आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर आप उसको देख लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद है बुद्ध के उपदेश में क्या क्या शामिल है। तो बुद्ध के उपदेश में आपके 10 उनके सील शामिल हैं, मध्यम प्रतिपदा शामिल है, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा बुद्ध के जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अब जैन धर्म के बारे में प्रश्न आया है। जैन धर्म किससे संबंधित है। जैन धर्म में आया था कि मीमांसा दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम थेरा कौन थे इसके जैन धर्म के प्रथम थेरा मतलब उपदेशक होता है, उपदेश देने वाला कौन था, ये परीक्षा में आया हुआ है। और उस उपदेश की भाषा कौन थी, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उसकी भाषा कौन सी थी, वो भाषा थी प्राकृत या अर्धमागधी भाषा, उस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। तो इस प्रकार ये जैन धर्म का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें डिटेल में मैंने बनाया, एक ही वीडियो है जैन धर्म का, उसको आप जरूर देखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य उसमें मिलेंगे परीक्षा के लिए। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, मगध के राजवंश और संवैधानिक विकास, लगभग सभी के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो वीडियो लेक्चर है अभी आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है पीएचडी का इस महीने में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक संग्रह है परीक्षा का, तो इससे आपको पैटर्न पता चल जाता है कि इतिहास से कहां से प्रश्न आएंगे, संविधान से कहां से प्रश्न आएंगे, छत्तीसगढ़ से कहां से प्रश्न आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के का तो मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो ही बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं। तो परीक्षा के लिए एक नजर में आपको 5-5, 7-7 मिनट का वीडियो है, देख लेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। इस प्रकार वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में और जो भारतीय इतिहास से जो प्रश्न आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नमस्कार।